कहानी की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर से होती है, जहां अपराध और गुंडागर्दी ने अपना भयंकर रूप ले लिया था। हर दिन यहां 300 से भी ज्यादा हत्याएं हो रही थीं। हवा में बारूद की गंध फैली रहती थी और सड़कों पर लुटेरे, नशे के सौदागर और हथियारों से लैस अपराधी खुलेआम घूमते थे। हर कोशिश नाकाम हो रही थी, लेकिन तभी जोहान्सबर्ग की सरकार ने दुनिया की पहली AI आधारित रोबोटिक पुलिस फोर्स लॉन्च की, जिनका नाम था स्काउट। टाइटेनियम से बने ये रोबोट इतने ताकतवर थे कि गोलियां भी इन पर असर नहीं करती थीं। ये रोबोट अपराधियों के अड्डों पर बिना डरे घुस जाते और उन्हें बिना किसी मुकदमे के मौत के घाट उतार देते। कुछ ही सालों में जोहान्सबर्ग का अपराध ग्राफ सबसे निचले स्तर पर आ गया। भ्रष्टाचार कम हो गया और लोग इन रोबोटिक पुलिस से बेहद प्रभावित हुए। इस सफलता से टेट्रावाल नामक कंपनी, जिसने इन रोबोट्स को बनाया था, दुनिया भर में मशहूर हो गई। लेकिन जहां एक तरफ शहर में शांति लौट रही थी, वहीं कुछ लोग डरे हुए थे अगर किसी दिन कोई अपराधी इन रोबोट्स को हैक कर ले। यही डर लोगों के दिलों में था। इस डर को खत्म करने के लिए टेट्रावाल की CEO मिशेल ब्रैडली ने एक समाधान पेश किया, गार्ड की सिस्टम। यह एक पेन ड्राइव जैसे दिखने वाली डिवाइस थी, जो किसी भी रोबोट को प्रोग्राम या अपडेट करने का एकमात्र रास्ता थी। ये गार्ड की बहुत ही कड़ी सुरक्षा में लैब में रखी जाती थी। इन रोबोट्स के निर्माता थे डियोन विल्सन, टेट्रावाल के सबसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिक। लेकिन डियोन का सपना अलग था। वो एक ऐसा रोबोट बनाना चाहता था जो सिर्फ इंसानी आदेश ना माने, बल्कि सोच सके, महसूस कर सके, दर्द, सपने और भावनाएं रख सके, यानी एक जिंदा मशीन। डियोन इस पर दिन रात मेहनत कर रहा था, लेकिन टेट्रावाल में एक और कर्मचारी था जो इस सोच के पूरी तरह खिलाफ था, विंसेंट मूर। वो एक पूर्व सैनिक और हथियार डिजाइनर था। उसका मानना था कि रोबोट सिर्फ आदेश मानने के लिए बने हैं, सोचने के लिए नहीं। विंसेंट ने एक विशालकाय युद्ध रोबोट बनाया था, मूस, जो मानव दिमाग से सीधे कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन पुलिस को इसकी जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि स्काउट रोबोट ही काफी थे। इससे विंसेंट को कोई फंड नहीं मिल रहा था और वो डियोन से जलने लगा। उधर दूसरी ओर एक ड्रग स्मगलिंग गैंग पुलिस से भागते हुए एक गैंगस्टर हिप्पो के पास पहुंची। लेकिन पुलिस की कार्रवाई में उनका माल नष्ट हो गया था। गुस्से में हिप्पो ने एक गैंग मेंबर को गोली मार दी और निंजा नाम के लीडर को धमकी दी, 7 दिन में 20 मिलियन रैंड लौटाओ वरना मौत मिलेगी। निंजा के पास कोई रास्ता नहीं था। उसी दौरान पुलिस का एक स्काउट रोबोट हिप्पो को पकड़ने पहुंचा, लेकिन हिप्पो ने उस पर रॉकेट फायर किया। रोबोट गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया और बंद हो गया। निंजा और हिप्पो भाग निकले। पुलिस के लिए ये एक बड़ी जीत थी। इसी सफलता को देखते हुए सरकार ने टेट्रावाल को 100 नए रोबोट्स बनाने का आदेश दे दिया। सब खुश थे, सिवाय विंसेंट के। उसे अब और ज्यादा जलन होने लगी। इधर डियोन की AI प्रोग्रामिंग में क्रांतिकारी सफलता मिली। उसने पहली बार ऐसा कोड बना लिया जो सोच सकता था, कला को समझ सकता था, भावनाएं रख सकता था। उसने ये प्रोग्राम हार्ड ड्राइव में सेव किया और CEO मिशेल को दिखाया। लेकिन मिशेल ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि उसे ऐसा रोबोट नहीं चाहिए था जो कंट्रोल से बाहर हो सके। डियोन मायूस हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने वो पुराना क्षतिग्रस्त स्काउट रोबोट चुपचाप उठा लिया, कुछ स्पेयर पार्ट्स, AI प्रोग्राम और गार्ड की भी चोरी कर ली और घर ले आया। लेकिन उसके पीछे निंजा और उसकी गैंग नजर रखे हुए थी। उन्होंने डियोन को पकड़ लिया और जान से मारने की धमकी देकर कहा, इस रोबोट को हमारे लिए प्रोग्राम करो। डियोन ने डरते हुए समझाया, ये रोबोट अभी बेकार है, लेकिन मैं इसमें एक AI प्रोग्राम डाल सकता हूँ जिससे ये इंसानों की तरह सीख सकता है। शुरुआत में ये एक बच्चा होगा, मासूम लेकिन तेज दिमाग वाला। निंजा ने उसे एक मौका देने का फैसला किया। डियोन ने AI प्रोग्राम इंस्टॉल किया। जैसे ही रोबोट ऑन हुआ, डियोन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो आंखों में चमक और दिल में गर्व लिए उसे देख रहा था। लेकिन वहीं दूसरी ओर निंजा उस AI को देखकर चिढ़ने लगा। उसे वह मशीन एक बेवकूफ बच्चा लग रहा था। तभी ओलांडी ने निंजा को शांत किया और उसे बाहर भेज दिया। उसे एक छोटा खिलौना लाकर दिया और जैसे ही उस रोबोट ने वह खिलौना पकड़ा, वह किसी इंसानी बच्चे की तरह खेलने लगा। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। डॉन ने उसे अपना नाम बताया। योलांडी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, और मैं हूँ योलांडी। फिर ने उसे प्यार से नाम दिया, चिपी। एक
ऐसा नाम जो अब सिर्फ मशीन का नहीं एक बच्चे का था। लेकिन तभी निंजा के सब्र का बांध टूट गया। वो गुस्से में भड़क उठा और डीएन को धक्के मारते हुए बाहर निकालने लगा। डीएन ने खुद को संभालते हुए निंजा को समझाने की कोशिश की, अगर तुम्हें चैपी को सही बनाना है तो उसे हर एक दिन ट्रेनिंग देनी होगी, इंसानों के तौर तरीके सिखाने होंगे, तभी वह एक परफेक्ट इंटेलिजेंट एआई बन पाएगा। लेकिन निंजा ने उसे पल भी रुकने नहीं दिया और उसे धमकी दी कि अगर वह दोबारा यहाँ देखा तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। डॉन डर के मारे वहाँ से भाग निकला। उसे चैपी से गार्ड की निकालने का भी मौका नहीं मिला। जाते जाते उसने चैपी से वादा किया कि वह उसे लेने वापस जरूर आएगा। फिर अगली सुबह चैपी अपनी नन्ही आंखों में दुनिया के लिए जिज्ञासा की चमक लिए बाहर आया। उस वक्त निंजा और योलांडी गहरी नींद में थे। चैपी के लिए ये घर, ये लोग, ये दीवारें, ये बिखरी चीजें, सब कुछ एक नई रहस्यमय दुनिया की तरह थी जिसे वह अपने नन्हे दिमाग से समझने, महसूस करने और अपनाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक निंजा उसके पास आया और जबरदस्ती उसे बंदूक चलाना सिखाने लगा। चैपी की बैटरी में अब सिर्फ 4 दिन की जान बची थी। इससे पहले निंजा उसे अपने काम के लायक बनाना चाहता था ताकि वह चोरी में उनका साथ दे सके। लेकिन मासूम चैपी सिर्फ गोली की आवाज से ही कांपने लगा। उसकी आंखों में डर था और समझ ना पाने की बेचैनी। तभी योलांडी वहां पहुंची। उसने निंजा को रोका और समझाया, जेपी अभी बच्चा है, जब तक उसका दिमाग बुरी तरह विकसित नहीं हो जाता हमें उसके साथ प्यार से पेश आना होगा। निंजा चुप रहा कुछ पल के लिए, योलांडी की बातों को सुना, फिर गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। इसी दौरान दूसरी ओर विंसेंट के वॉर रोबोट की फंडिंग रुक जाने से वह बहुत ज्यादा गुस्से में था। हर जगह बस डीएन के ही रोबोटिक पुलिस की तारीफ होती थी जो विंसेंट से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। विंसेंट ने डीएन के रोबोटिक पुलिस को बर्बाद करने का ठान लिया, लेकिन इसके लिए उसे गार्ड की जरूरत थी। पर वह जब गार्ड की लेने पहुंचा तो गार्ड की अपनी जगह से गायब देख वह परेशान हो उठा। इसी बीच डीएन टूटी फूटी हालत में ऑफिस पहुंचा। विंसेंट ने उसे देखते ही उसके अंदर के डर और बेचैनी को पहचान लिया। उसे शक हुआ कि जरूर डीएन ने ही गार्ड की चुराई है और वह कुछ गड़बड़ करने वाला है। कुछ समय बाद डीएन अपनी वैन लेकर निकल गया। विंसेंट उसका पीछा करने लगा। डीएन एक बार फिर चैपी से मिलने निंजा के अड्डे पर जा पहुंचा। उस वक्त तक योलांडी और उसके साथी अमेरिका ने चैपी को अपने तौर तरीकों में ढाल दिया था। चैपी अब एक गैंगस्टर की तरह बात करता था और योलांडी को अपनी मां समझता था। चैपी को लगता था कि वह कोई रोबोट नहीं बल्कि एक जिंदा इंसान है। डीएन चैपी के इस नए रूप को देखकर हैरान रह गया। उसने चैपी को बताया कि वही चैपी का क्रिएटर है। डीएन ने चैपी को गैंगस्टर के तौर तरीकों और क्राइम से दूर रहने की सख्त हिदायत दी और उसे एक अच्छी स्टोरी बुक थमा दी जिससे वह अच्छी बातें सीख सके और भविष्य में कोई बड़ा और नेक काम कर सके। इसके बाद डीएन चैपी को पेंटिंग करना सिखाने लगा। इस दौरान विंसेंट ने चैपी को देखा। विंसेंट के भी होश उड़ गए। वो समझ गया कि गार्ड की चैपी के ही अंदर फिट है, उसे किसी भी हाल में गार्ड की हासिल करना था। उस वक्त वो निंजा के अड्डे से निकल गया। इसी बीच निंजा वापस लौटा। जेपी को पेंटिंग सिखाते देख वो डीएन पर बुरी तरह भड़क उठा और उस पर गोली चला दी, लेकिन योलांडी ने डीएन को बचा लिया और वहां से भगा दिया। योलांडी भी अब चैपी को अपने बेटे की तरह मानती थी। वह समझ चुकी थी कि चैपी में बहुत सी क्षमताएं हैं, उसे सिर्फ क्राइम के लिए इस्तेमाल करना सही नहीं है। पर निंजा के भेजे में यह बात नहीं घुस रही थी क्योंकि उसे हिप्पो से अपनी योलांडी और अमेरिका की जान बचानी थी। इसी दौरान निंजा को खबर मिली कि ठीक 2 दिन बाद पैसों से भरा एक ट्रक बैंक जाने वाला है। अब उसके पास वक्त बहुत कम था। किसी भी हालत में उसे चैपी को लूट के लिए तैयार करना था। उसने चैपी को कठोर बनाने के लिए उसे कुछ नशे में धुत लड़कों के बीच ले जाकर छोड़ दिया। चैपी का दिमाग अभी बच्चा था, वो घबरा गया। वो लड़के उसे रोबोटिक पुलिस समझ बैठे और उस पर टूट पड़े। उन्होंने चैपी को बेरहमी से पीटा और फिर उस पर एक मोलोटोव फेंक दी जिससे वह जलने लगा। मासूम चैपी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागा। वो कांपते हुए अदली हालत में रेलवे ट्रैक्स की ओर चला गया जहां सिर्फ अकेलापन था और जलती हुई धातु की बू। इसी दौरान दूसरी ओर विंसेंट भी चैपी से गार्ड की हासिल करने के लिए उसे ढूंढ रहा था। चैपी के अंदर लगे ट्रैकर से उसने चैपी को ढूंढ निकाला और अपने साथियों के साथ मिलकर चैपी पर हमला कर दिया। विंसेंट और उसके साथी चैपी से गार्ड की निकालने की कोशिश करने लगे। चैपी ने जब उनका विरोध किया तो उन्होंने चैपी का हाथ काट दिया और गार्ड की हासिल करके चैपी को पूरी तरह तोड़ने लगे, लेकिन चैपी किसी तरह उनसे बचकर भाग निकला। चैपी टूटी फूटी हालत में वापस निंजा के अड्डे पर आ
गया। योलांडी ने जब उसकी हालत देखी तो वह बेचैन हो उठी। उसे उम्मीद नहीं थी कि बाहर की दुनिया में चैपी के साथ इतना बुरा हो सकता है। उसने अपने साथी अमेरिका के साथ मिलकर चैपी को संभाला और उसे एक नया हाथ लगा दिया। चैपी को अब समझ आ चुका था कि ये दुनिया कितनी बेरहम है। अब अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे भी मजबूत बनना होगा, बहुत तेज और बहुत समझदार, क्योंकि ये दुनिया मासूमों के लिए नहीं बनी। निंजा ने चैपी की मजबूरी का पूरा फायदा उठाया। वह अब उसे बंदूक चलाना सिखाने लगा, लेकिन चैपी जानता था बंदूक एक खतरनाक हथियार है और किसी इंसान को चोट पहुंचाना एक अपराध। डीएन ने उसे इसी सोच के साथ प्रोग्राम किया था कि वह हमेशा अपराध के खिलाफ खड़ा रहे। लेकिन निंजा और अमेरिका चालाक थे। उन्होंने उसकी मासूमियत को एक खेल बना दिया। उन्होंने उसे चाकू और धारदार हथियार पकड़ा दिए और झूठ सिखाया, जब इनसे वार करते हैं तो लोग मरते नहीं बस सो जाते हैं। चैपी जो अभी बच्चा था उनकी बातों में आ गया। धीरे धीरे निंजा और अमेरिका ने उसे ट्रेनिंग दी और एक मासूम रोबोट को एक खतरनाक गैंगस्टर में बदल दिया। निंजा और अमेरिका ने चैपी को सबसे पहले कार हाईजैक करना सिखाया, फिर छोटी मोटी चोरियां करवाई। उन्होंने चैपी को यकीन दिलाया कि वह कोई अपराध नहीं कर रहा, बल्कि बुरे इंसानों से निंजा का चुराया हुआ सामान वापस ला रहा है। चैपी को लगने लगा कि इन कामों से उसकी गैंगस्टर्स के बीच विंसेंट का बदला। इस भ्रम में शहर निंजा पुलिस व्यवस्था का एहसान कर रहा है। धीरे-धीरे वो निंजा को सिर्फ एक दोस्त या ट्रेनर नहीं बल्कि अपने पिता जैसा मानने लगा। एक ऐसा पिता जो उसे दुनिया से लड़ना सिखा रहा था। हालांकि चैपी को इतनी समझ में सैकड़ों बैंक में ले जा रहे पैसों की चोरी करना एक क्राइम है। चैपी किसी भी कीमत पर उस क्राइम को अंजाम देने के लिए तैयार नहीं था। इस बात ने निंजा की परेशानी बढ़ा दी थी। कुछ समय बाद निंजा और अमेरिका चैपी अचानक कैसे बंद हो गया। पल भर पहुंचे वो चैपी बिना चुराए की गाड़ियों के बदले निंजा से छुड़ाकर अपने साथ ले गया। उधर दूसरी ओर शहर में हालात बिगड़ने लगे। मौत का मतलब भी नहीं पता था। के बंद होते ही अपराधी एक बार फिर बेखौफ हो चुके थे। सड़कों पर दंगे, लूटपाट और हिंसा की आग भड़क चुकी थी। विंसेंट ये देखकर खुश था। उसे पूरा यकीन था कि अब पुलिस अधिकारियों का एआई रोबोट से भरोसा पूरी तरह टूट जाएगा। वो टेट्रावाल की लैब में बैठकर सभी रोबोटिक पुलिस यूनिट्स के प्रोग्राम को हमेशा के लिए इरेज करने लगा ताकि उन्हें दोबारा कभी चालू न किया जा सके। इसी दौरान डियोन भी चैपी को लेकर लेबोरेटरी आ गया। डियोन को देख विंसेंट छुप गया। खुशकिस्मती से चैपी का प्रोग्राम इरेज होने से पहले डियोन ने सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लिया और चैपी को दोबारा ऑन कर दिया। डियोन चैपी को लेकर एक सुरक्षित जगह की ओर बढ़ रहा था, तभी चैपी की नजर वहां रखे एक अजीब से हेलमेट पर पड़ी। उसने डियोन से पूछा, यह क्या है? डियोन ने जवाब दिया, यह एक न्यूरो ट्रांसमिशन डिवाइस है। अगर कोई इंसान इसे पहने तो उसका दिमाग सीधे किसी रोबोट से जुड़ सकता है। वो इंसान फिर उस रोबोट को अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकता है। जेपी चुप हो गया क्योंकि उसे पता था उसकी बैटरी कभी भी खत्म हो सकती है और वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कुछ पल बाद उसने सवाल किया, तो क्या इस डिवाइस की मदद से मैं अपना दिमाग किसी और बॉडी में ट्रांसफर नहीं कर सकता? डॉन रुका और गंभीरता से बोला, जेपी तुम कोई साधारण रोबोट नहीं हो, तुम एक जिंदा चेतना हो। तुम्हारे अंदर कॉन्शियसनेस है, वो चीज जिसे आज तक साइंस भी पूरी तरह समझ नहीं पाए। हम अभी तक ये नहीं जानते कि चेतना क्या है, तो उसे ट्रांसफर कैसे करेंगे? चैपी की आंखों में अब डर नहीं बल्कि जिद थी। उसने कहा, मैं इंसानों से ज्यादा तेज हूँ, मैं खुद पता लगाऊंगा कि अपनी आत्मा को कैसे ट्रांसफर किया जाता है। उसे याद आया निंजा ने एक वादा किया था, अगर चैपी उसके लिए चोरी करेगा तो वह उसे एक नई बॉडी लाकर देगा। चैपी वो न्यूरो ट्रांसमीटर डिवाइस उठाकर भाग गया और वापस निंजा के अड्डे पर जा पहुंचा। निंजा के अड्डे पर चैपी ने न्यूरो हेलमेट को सिस्टम से जोड़ा और उसे समझने की कोशिश में जुट गया। उसने इंटरनेट की मदद से हर वह ज्ञान हासिल करना शुरू किया जो इंसानों ने अब तक सदियों में इकट्ठा किया था। इसी दौरान योलांडी वहां आई। उसने पूछा, चैपी यह डिवाइस क्या है? चैपी ने शांत लहजे में जवाब दिया, ये न्यूरो हेलमेट है। यह इंसान की चेतना को पढ़ सकता है और चेतना एक एनर्जी है जिससे समझा जाए तो शायद ट्रांसफर भी किया जा सकता है। चैपी ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर योलांडी को हेलमेट पहनाया और उसकी कॉन्शियसनेस को कॉपी करने की कोशिश की। घंटों की मेहनत और कोडिंग के बाद चैपी आखिरकार कॉन्शियसनेस को समझने में सफल हो गया। अब बस उसे एक नई बॉडी चाहिए थी जिसमें वो खुद को ट्रांसफर कर सके। फिर बिना देरी किए वो निंजा, योलांडी और अमेरिका के साथ पैसों से भरी बैंक की गाड़ी लूटने निकल पड़ा। अब जब सारी रोबोटिक पुलिस निष्क्रिय हो चुकी थी तो चैपी के लिए पैसे लूटना बच्चों का खेल बन गया। उसने गाड़ी में मौजूद पुलिस को घायल कर दिया और पैसे लूटकर निंजा और बाकी साथियों के साथ भाग निकला। हालांकि यह लूट सीसीटीवी में कैद हो चुकी थी जिसे डॉन और टेट्रावाल में काम करने वाले सारे लोगों ने देखा। विंसेंट के लिए यह एक सुनहरा अवसर था। उसने कंपनी की सीईओ मिशेल के आगे चैपी को एक मॉन्स्टर साबित करके अपने रोबोट मूस को लॉन्च करने की इजाजत मांग ली और चैपी को डिस्ट्रॉय करने के लिए न्यूरल हेलमेट पहनकर अपने वॉर रोबोट मूस से जुड़ गया। चैपी की लोकेशन ट्रेस करके उसने मूस को लॉन्च कर दिया। डीएन समझ गया कि चैपी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। वो फौरन चैपी को ढूंढने निकल गया। इसी दौरान उधर निंजा और उसके साथी बड़ी लूट की कामयाबी की खुशियां मना रहे थे। वहीं चैपी भी खुश था कि उन पैसों से उसे अब नई बॉडी मिल जाएगी। उसने निंजा से पूछा कि उसे नई बॉडी कहां से मिलेगी, पर निंजा ने उसे
यह कहकर झटका दिया कि उसने चेपी से झूठ कहा था। चेपी को नई बॉडी मिलना नामुमकिन है। ये सुनकर चेपी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। वो निंजा को मारने पर आतुर हो गया। लेकिन उसी वक्त डन वहां पहुंचा। उसने समझा बुझाकर चेपी को रोक दिया। उसने चेपी से कहा कि इस वक्त निंजा समस्या नहीं है, बल्कि समस्या है मूस, जो चेपी निंजा और उसके साथियों को मारने आ रहा है। डीएन ने चेपी को एक प्लाज्मा गन थमा दी ताकि वह अपनी सुरक्षा कर सके, पर तभी अचानक ही हिप्पो अपने गैंग के साथ निंजा के अड्डे में आ धमका। दरअसल हिप्पो ने भी न्यूज चैनल में चेपी को निंजा की टीम के साथ लूटमार करते हुए देखा था। तब से उसे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी, बल्कि अब उसे सिर्फ चेपी अपनी गैंग में चाहिए था। लेकिन निंजा किसी भी हाल में चेपी को हिप्पो के हवाले नहीं करने वाला था। उसने हिप्पो और उसके साथियों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। दोनों गुटों में जबरदस्त गोलीबारी होने लगी। इस दौरान चेपी उन्हें नजरअंदाज करता हुआ अपना हथियार तैयार कर रहा था। तभी मौत बनकर मूस वहां आ धमका। उसे देख निंजा और हिप्पो दोनों की ही जान हलक में आ गई। मूस पूरी तरह से विंसेंट के कंट्रोल में था। उसने आते ही निंजा के साथी अमेरिका को दबोचा और उसे खींचकर बीच से उसके दो टुकड़े कर दिए। ये देख सारी गैंग का कलेजा तक कांप उठा। निंजा और हिप्पो दोनों ने मूस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, लेकिन मूस पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। मूस उन सभी पर कहर बरपा रहा था। विंसेंट मूस पर लगे कैमरे से यह सारी तबाही देखकर मजे ले रहा था। तभी विंसेंट की नजर डीएन पर पड़ी। वो डीएन को खत्म करने मूस को उसकी तरफ भेजने लगा। डीएन का बचना अब नामुमकिन था, पर तभी चेपी छलांग लगाकर वहां आया और मूस के सीने पर बम लगाकर एक चाकू घुसा दिया। इसके बाद वो प्लाज्मा गन से मूस की ईंट से ईंट बजाने लगा और फिर मूस का अंत करने के लिए बम का रिमोट निकाल लिया। लेकिन बटन दबाने से पहले ही मूस ने चेपी पे गोलियां दाग दी, जिससे चेपी दूर जा गिरा। पर चेपी दोबारा उठा। अब वह सबसे पहले योलांडी को सुरक्षित जगह पर ले आया। वहीं दूसरी ओर डीएन अपने साथियों के साथ भागने के लिए वैन तैयार कर रहा था, पर तभी हिप्पो वहां पहुंच गया। उसने डीएन से वैन छीनने के लिए उसे वैन से निकाल बाहर फेंका और उसे गोली मार दी। डीएन घायल होकर गिर पड़ा। ये देख निंजा गुस्से में आया और हिप्पो को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। चेपी और निंजा डीएन को वैन में डालकर वहां से भागने लगे, लेकिन मूस से बचकर भागना उनके लिए नामुमकिन था। तब निंजा ने चेपी से योलांडी और डीएन को लेकर भागने को कहा और खुद बंदूक लेकर मूस से भिड़ गया। अपने साथियों को बचाने के लिए निंजा खुद को कुर्बान करने वाला था, लेकिन योलांडी से ये देखा नहीं गया। वो निंजा को बचाने वैन से उतरकर भागने लगी, पर तभी मूस ने उस पर गोली चला दी, जिससे योलांडी की मौके पर ही मौत हो गई। योलांडी को मां का दर्जा दे चुके चेपी की गुस्से की आग भड़क उठी। उसने बॉम्ब का रिमोट उठाया और मूस पर लगे बॉम्ब को ब्लास्ट कर दिया, जिससे आखिरकार मूस तबाह हो गया। फिर चेपी ने गुस्से में डीएन से पूछा कि मूस को कंट्रोल करने वाला कौन था। इस पर डीएन ने बताया कि यह सब विंसेंट का किया धरा है। इतना सुनते ही चेपी वैन में घायल डीएन को लेकर डेट्रावाल के लैब में आ पहुंचा। लैब में विंसेंट पहले से ही बंदूक लिए तैयार था। उसने आते ही डीएन पर गोली दागनी शुरू कर दी, लेकिन चेपी ने डीएन को बचा लिया और मार मार कर विंसेंट को अधमरा कर दिया। लेकिन एक रोबोट होते हुए भी चेपी के दिल में दया की भावना थी। उसने विंसेंट को जान से नहीं मारा, बल्कि उसे माफ करके वहां से डीएन के पास चला आया। चेपी के पास अब वक्त बहुत कम था। उसकी बैटरी कभी भी खत्म हो सकती थी, लेकिन मरने से पहले वह एक काम जरूर करना चाहता था, डीएन को बचाना। अब चेपी पूरी तरह कॉन्शियसनेस को समझ चुका था। वो सीधे लैब में गया। वहां मौजूद एक खाली रोबोट बॉडी को सिस्टम से जोड़ा और डीएन के सिर पर न्यूरोट्रांसमीटर हेलमेट पहना दिया। चंद सेकंड में चेपी ने न्यूरो डिवाइस की मदद से डीएन की कॉन्शियसनेस उस रोबोट में ट्रांसफर कर दी। एक झटका और डीएन का इंसानी शरीर ढह गया, लेकिन उसकी आत्मा, उसका वजूद अब एक नए शरीर में जिंदा था। डीएन की एक बॉडी, लेकिन वो अब इंसान नहीं है। डीएन और चेपी ने एक निष्क्रिय चेहरे पर हैरानी और आंखों में जिंदगी, लेकिन उधर निकाली जो बैटरी अब आखिरी पलों पर पर पुलिस सिस्टम धीमा पड़ रहा था और दूसरी तरफ सिस्टम से के बाहर पहुंच न्यूरो दरवाजा तोड़ने की कोशिश इस्तेमाल हो गई थी। कॉन्शियसनेस खुद एक रोबोट बन चुका था। रिमोटली ट्रांसफर कर होना नहीं चाहता था, लेकिन वह मजबूर हो गया क्योंकि उस लैब में सिर्फ लैब का दरवाजा तोड़कर अंदर आ गई। ये कॉन्शियसनेस वहां से ट्रांसफर हो चुकी थी। लैब से बाहर निकलते शरीर नहीं बचा था। तभी अचानक हुआ नजर आया बाहर पूरे शहर में बंद पड़े रोबोटिक बॉडी मिल चुकी थी। चेपी डीएन को लेकर वहां से भाग निकला। इस घटना के बाद से ही पुलिस ने शहर से रोबोट्स को हमेशा के लिए बैन कर दिया। नतीजन
चेपी और डीएन को हमेशा के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ा। इसमें निंजा ने उनकी मदद की। चेपी अपनी और डीएन की जिंदगी बचाने में कामयाब हो चुका था, पर उसे अपनी मां योलांडी की मौत का दुख हो रहा था। इसी दौरान दूसरी ओर निंजा मायूस होकर योलांडी के सामानों को जला रहा था। तभी उसे एक ऐसी चीज मिली जिसने उसके चेहरे पर मुस्कान ला दी। वो चीज कुछ और नहीं, एक फ्लैश ड्राइव था जिसमें चेपी ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान योलांडी का कॉन्शियसनेस कॉपी कर रखा था। चेपी और डीएन जब निंजा से मिले तो उसने योलांडी का कॉन्शियसनेस चेपी को सौंप दिया, जिसके बाद चेपी ने टेट्रावाल की फैक्ट्री के कंप्यूटर्स को हैक करके फैक्ट्री में एक नया रोबोट बनाया और उसमें योलांडी का कॉन्शियसनेस ट्रांसफर कर उसे दोबारा जीवित कर दिया। चेपी भले ही एक मशीन था, लेकिन उसने ये साबित कर दिया कि अगर किसी मशीन को भी इंसानों का प्यार, समझ और सही दिशा मिले तो वह भी इंसानों से ज्यादा इंसान बन सकता है। इस तरह चेपी की यह कहानी यहीं खत्म हुई, लेकिन उसकी इंसानियत हमेशा जिंदा रहेगी।